Welcome all. Welcome to Muft Study. This is a video for class 8 Shrijan ICSE Physics by SK Gupta. श्रीजन ICSE फिजिक्स की बुक है आपकी क्लास 8 के लिए। ऑन डिमांड वीडियो है हमारे एक व्यूअर्स के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे कोई भी वीडियोस आपकी मिस ना हो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया करके हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और चैनल को सपोर्ट करें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आईसीएसई सिलेबस की बुक है आपकी श्रीजन आईसीएसई फिजिक्स, चैप्टर 7 उसका स्टार्ट कर रहे हैं, साउंड। तो देख लेते हैं पहले कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। बेसिकली इसके की पॉइंट्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, तो यही हमको पढ़ना है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो हमें देखनी है इसमें। रिलेशनशिप बिटवीन द वेव स्पीड, फ्रिक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, स्पीड क्या होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, उन तीनों में क्या रिलेशन होता है, ये हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। पिच ऑफ द साउंड। साउंड साउंड में एक टर्म होता है पिच, उसके बारे में जानेंगे कि पिच किसे कहते हैं हम लोग। पिच और फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। एडजस्टमेंट, पिच की एडजस्टमेंट कैसे की जाती है और जो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें फ्रिक्वेंसी और पिच की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। मोनोटोन किसको कहते हैं, मोनोटोन के बारे में जानेंगे। लाउडनेस क्या होती है और लाउडनेस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है उसके बारे में भी जानेंगे। और लाउडनेस की यूनिट क्या होती है, बेसिकली डेसिबल आपकी लाउडनेस की यूनिट होती है यहाँ पे। तो लाउडनेस के बारे में भी कोशिश करेंगे जानने की क्या होता है। तो अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7, साउंड। यू हैव रीड अबाउट द टर्म साउंड ड्यूरिंग योर स्टडीज लास्ट ईयर। क्लास 7 में भी आपने साउंड के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत जानते ही होंगे आप सब साउंड क्या है। यू नो डैट द साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ हेयरिंग इन अवर एयर। साउंड बेसिकली कुछ नहीं होता, एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमारे कानों में आती है, तो हमें सेंसेशन, हेयरिंग का सेंसेशन पता चलता है। तो यही कुछ फैक्ट्स हैं साउंड के बारे में जो हम ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ के आए हैं। उसी को हम और आगे डिस्कस करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और देखेंगे और डीप में जानने की कोशिश करेंगे साउंड क्या होता है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है ये भी आप जानते होंगे, 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। जब किसी भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होता है तो साउंड पैदा होता है। तो साउंड का बेसिक कॉज क्या होता है, वाइब्रेशन। साउंड इज प्रोड्यूस सो लॉन्ग एज द साउंड सोर्स इज वाइब्रेटिंग। अब जितनी देर वो जो सोर्स वाइब्रेट करती रहेगी उतनी देर तक वहां से साउंड निकलता रहेगा। द डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस आर यूज टू प्रोड्यूस द साउंड। तो अलग अलग डिवाइसेस होती हैं और इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए काम में आते हैं। आपने देखा होगा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गिटार हो गया, सितार हो गया, फ्लूट हो गया, तो इन सब से साउंड निकलता है। तो ये क्या वाइब्रेशन होता है इनके अंदर, तभी साउंड निकलता है। इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस बाय वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिक्स। लैरिक्स एक वॉइस बॉक्स होता है। जब इंसानों की अगर बात करें तो इंसानों के जो गले होते हैं उसमें ऊपर के एंड पे जहाँ पे विंड पाइप होता है, विंड पाइप के अपर एंड में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लोग लैरिक्स बोलते हैं। बेसिकली बायो की लैंग्वेज में वो लैरिक्स, और फिजिक्स उसको क्या कह रहा है, वॉइस बॉक्स इज लोकेटेड इन द थ्रोट एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। इन वॉइस बॉक्स टू लिगामेंट्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द लैरिक्स। अब क्या होता है, इसी वॉइस बॉक्स में दो लिगामेंट्स होते हैं और वो लैरिक्स के चारों तरफ अक्रॉस, लैरिक्स के अक्रॉस बंधे हुए, खिंचे हुए होते हैं। जैसे गिटार में तार खिंचे हुए होते हैं वैसे ही सिमिलरली दो लिगामेंट होते हैं जो लैरिक्स से अक्रॉस खिंचे हुए होते हैं। अब होता क्या है कि जब लंग्स में एयर होती है और आप उस लंग्स से बोलने की कोशिश करते हैं तो आप एयर को बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो वहाँ पे एक जो नैरो गैप बन रहा होता है दो कॉर्ड के बीच में, तो एयर उससे जाके टकराती है। तो जिससे क्या होता है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करने लगती है। जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जब हम बोलते हैं जब, तो हमारे एयर बाहर की तरफ हम छोड़ते हैं तो वो जो लैरिक्स में जो दो कॉर्ड होती हैं, वोकल कॉर्ड आपकी, वो वाइब्रेट करने लगती हैं। उसके वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। It leaves a narrow slit between them for the passage of the air. When the lung of the person force air through the narrow slit, the vocal cord vibrates and the sound is produced. क्या होता है कि दो वोकल कॉर्ड है और वो लैरिक्स के अक्रॉस बंधी हुई है, मान ली बंधे हुए हैं, और जब उसमें बीच में हल्का सा गैप है, नैरो स्लिट है, जब आपने लंग्स से हम क्या करते हैं, एयर को बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो एयर उससे जाके टकराती है, उस पैसेज से निकलने की कोशिश करती है। जब एयर उस पैसेज से निकलने की कोशिश करती है तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन पैदा होता है। जब वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन पैदा होता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ह्यूमन बॉडी में साउंड ऐसे ही प्रोड्यूस होता है।
साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो साउंड नीड्स अ मीडियम। मीडियम क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है मीडियम। इट मीन्स दैट द साउंड कैन नॉट प्रोपगेट थ्रू अ वैक्यूम। अगर मीडियम नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया है, तो साउंड वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती। तो साउंड को हमेशा ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। साउंड ट्रेवल्स विद अ फाइनाइट स्पीड इन द गिवन मीडियम। अब क्या होता है, साउंड क्या करती है, हर मीडियम में साउंड की स्पीड अलग होती है। तो अलग अलग स्पीड होती है अलग अलग मीडियम में। अगर एयर में साउंड ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड अलग होगी, वाटर में साउंड ट्रेवल कर रही है इसकी स्पीड अलग होगी, और सॉलिड में साउंड ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड अलग होती है। द स्पीड ऑफ द साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन इट डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, दो पॉइंट पे स्पीड डिपेंड करती है। अगर साउंड ट्रैवल कर रही है किसी मीडियम में तो उस मीडियम की डेंसिटी क्या है और इलास्टिसिटी क्या है, इसी चीज़ पे साउंड की स्पीड डिपेंड करेगी। द स्पीड ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, लेस इन लिक्विड एंड लीस्ट इन गैसेस। सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होती है, सबसे उससे कम लिक्विड में होती है, और उससे ज़्यादा गैसेस में होती है। ऐसा क्यों होता है? आप कमेंट करके रीज़न बताने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं बता पाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूंगा, या मुझसे आप ये क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड सॉलिड्स में क्यों होती है। इन एयर द स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर इज 15 डिग्री इज अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि साउंड की स्पीड एयर में कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकेंड। एयर में साउंड की स्पीड कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकेंड। रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, रूम टेम्परेचर यानी 15 डिग्री टेम्परेचर पे जनरली साउंड की स्पीड कितनी होती है, ऑन एवरेज 340 मीटर पर सेकेंड माना जाता है। अप्रॉक्सीमेटली यही स्पीड होती है साउंड की एयर में। द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साउंड की स्पीड चेंज होती है, बढ़ती है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा साउंड की स्पीड बढ़ेगी। साउंड स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा साउंड की स्पीड बढ़ेगी। तो 15 डिग्री नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, उसमें साउंड की स्पीड एयर में 340 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर यही टेम्परेचर आपका बढ़ता चला जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, तो मान के चलिए कि साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी। जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतनी स्पीड बढ़ती है। साउंड एनर्जी इज प्रोपोगेटेड एज अ वेव। इन फैक्ट sound waves are longitudinal waves in which alternate zone of compression and rarefaction are formed। अब क्या होता है कि साउंड की एनर्जी जो प्रोपोगेट करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो साउंड जाती है तो वो वेव के फॉर्म में जाती है। तो वेव के फॉर्म में आप देख सकते होंगे, नीचे डायग्राम भी बना हुआ है। वेव का फॉर्म क्या है कि साउंड ऐसे ट्रैवल करती है, तो साउंड एक वेव फॉर्म करती है और उस तरह से ही साउंड ट्रैवल करती है। तो ये बोलते हैं हम लोग इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। बेसिकली यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दिया हुआ है आपका वेव का, और ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव को फॉर्म करती है। इसमें होता क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म करती है तो अल्टरनेट जोन बनते हैं। कंप्रेशन बोलते हैं एक को बोलते हैं रेरिफेक्शन। अब ये आपका देख रहे होंगे ऊपर की तरफ जा रही है तो हाई पे चली गई, उसके बाद ये नीचे की तरफ आ रही, तो एक तरह से आप मान सकते हैं ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो इसको बोला जाता है कंप्रेशन और रेरिफेक्शन। तो कंप्रेशन और रेरिफेक्शन, ये आपका कंप्रेशन और ये आपका रेरिफेक्शन बन रहा है। ऊपर जा रहा है तो कंप्रेशन की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आपका रेरिफेक्शन हो रहा है। इन अ वेव मोशन द मीडियम पार्टिकल ऑक्सीलेट टू एंड फ्रो देयर रेस्पेक्टिव मीन पोजीशन बट द साउंड एनर्जी एज अ होल प्रोपोगेट इन ऑल डायरेक्शन थ्रू द मीडियम। अब क्या होता है, जब वेव मोशन करती है तो पार्टिकल तो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर रहा है, टू एंड फ्रो ऑक्सीलेट कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, साउंड एनर्जी ट्रैवल कर रही है। तो साउंड एनर्जी वेव का फॉर्म लेके इधर से उधर ट्रैवल करती है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ साउंड ऑफ द वेव ऑपरेशन यहाँ पे आपका डायग्राम में दिया गया है। अब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। साउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, साउंड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। व्हेन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज प्रोपोगेटेड थ्रू अ मीडियम द डेंसिटी एज वेल एज द प्रेशर ऑफ द मीडियम एट अ गिवन टाइम वेरी विद दिस टर्म। अब क्या होता है, जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपोगेट करती है किसी भी मीडियम से तो उसकी डेंसिटी में वेरिएशन आता है और उसके प्रेशर में भी वेरिएशन आता है। अलग अलग टाइम पे डिस्टेंस पे जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी तो उसकी डेंसिटी में भी वेरिएशन होगा और उसकी प्रेशर में भी वेरिएशन होगा एट अ गिवन टाइम, और जितना जितना आगे बढ़ती जाएगी उतना उतना वेरिएशन उसमें आता रहेगा।
बोथ अबव एंड बिलो द मीन वैल्यू ऑफ द डेंसिटी एंड द प्रेशर। अब क्या है कि मान लेते हैं इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो आपकी सेंटर वाली लाइन है ये आपकी मीन वैल्यू है, किसकी, डेंसिटी या प्रेशर की एक मीन वैल्यू दे रखी है। तो इसमें क्या होता है, वेरिएशन आप देख सकते होंगे, साउंड जब ऊपर की तरफ जा रही है, कंप्रेशन फॉर्म कर रही है तो डेंसिटी उसकी हाई हो रही है, प्रेशर और डेंसिटी उसकी हाई हो रही है। जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ जा रहा है तो प्रेशर और डेंसिटी लो हो रही है, फिर वो ऊपर जा रहा है तो हाई हो रही है, फिर वो नीचे आ रहा है तो लो हो रही है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे साउंड आगे प्रोपोगेट करते जाती है उसकी डेंसिटी में चेंजेस आते जाते हैं। The mean value of the density of the pressure, thus the sound wave in graphic form is represented in the figure 7.1। तो ये जो आपका फिगर है इसमें आपका प्रेशर और उसके रिस्पेक्ट में डेंसिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इन्होंने शो कर रखा है। तो ऊपर जा रहा है तो हाई पे और नीचे की तरफ लो, तो जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है रिफ्रैक्शन में जा रहा है तो उसकी डेंसिटी और प्रेशर लो हो जा रही है। और उसकी जो मिड लाइन है वो क्या है, मीन वैल्यू है, जीरो मान लेते हैं, वहाँ पे जीरो है, ये मीन वैल्यू है। ये जो सेंटर लाइन है ये मान लेते हैं मीन वैल्यू है। और जैसे जैसे साउंड प्रोपोगेट कर रही है तो अपने हाई पे जा रही है, उसके बाद फिर अपने लो पे जा रही है, फिर हाई पे जा रही है, फिर लो पे जा रही। तो ये ऐसे ही चलती है लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में साउंड वेव। अब बात करते हैं, लेट अस नाउ डिस्कस सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड। अब साउंड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है हम लोग उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है एम्पलीट्यूड। साउंड वेव में एम्पलीट्यूड पाया जाता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, जो भी मैक्सिमम डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्रेशर और डेंसिटी इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द mean value is called the amplitude of the sound wave. Amplitude is usually represented by the symbol A. For the sound, the unit of amplitude is same as the unit of density and pressure. अब क्या होता है, जब मैक्सिमम डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है साउंड में, जब साउंड चल रही है तो साउंड कंप्रेस भी हो रही है, रेरिफेक्शन भी हो रहा है, जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस उसके अंदर आ रहा है उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। हम फिगर पे आते हैं दोबारा, वो फिगर में देखते हैं क्या चीज़ ये शो करना चाह रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड जनरली ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इस फिगर में देख सकते होंगे, जब साउंड वेव ट्रैवल कर रही है तो यहाँ से स्टार्ट हुई और अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे गई, तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है अपनी व्हील वैल्यू से अपनी हाई पोजीशन पे जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो जनरली एम्पलीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से। जैसे कि आपकी ये साउंड वेव चल रही है तो साउंड वेव ऐसे करके यू करके जा रही है, तो ये इसकी मीन पॉइंट है, इस मीन पॉइंट से और ये हाई पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होता है किसी भी साइड पे, अपर की साइड आप देखें या आप लोअर साइड में देखें, यहाँ पे भी जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है, तो दोनों को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और दोनों को डिनोट किससे किया जाता है, ए से किया जाता है। तो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द साउंड वेव इज नोन एज एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होता है, जो यूनिट आपका डेंसिटी या प्रेशर का होता है वही आपका यूनिट इस केस में साउंड का होता है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताइएगा डेंसिटी और प्रेशर का यूनिट क्या होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है साउंड वेव की, उसको डिस्कस करते हैं। वेवलेंथ, the distance between the two consecutive compression or the two consecutive rarefaction is known as the wavelength। दो कंप्रेशन या दो रेरिफेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। द वेवलेंथ इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ग्रीक वर्ड लैम्डा। इन फिगर 7.1 द डिस्टेंस cc1 is equal to rr1 is equal to lambda, the SI unit of wavelength is meter। अब हम जरा फिगर पे वापस चलते हैं। ये फिगर है, मैंने आपको क्या बताया, द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेरिफेक्शन या टू कंप्रेशन, वो क्या कहलाता है आपका, वेवलेंथ कहलाता है। तो आप इस फिगर में देख सकते होंगे, एक पॉइंट आपका हाईएस्ट ये है और एक पॉइंट आपका ये C1 और C2 दो पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। मान लेते हैं वेव आपकी ऐसे चल रही है, एक रेरिफेक्शन एक कंप्रेशन एक रेरिफेक्शन ऐसे बनते चला जा रहा है। तो दो हाईएस्ट पॉइंट जो आपके हैं, मान लेते हैं एक ये है और एक ये है, तो ये C1 है और ये आपका C2 है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। सिमिलरली अगर नीचे लो बना रहे हैं तो दो लोअर पॉइंट के बीच का, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं, टू कंप्रेशन
या टू रेरिफेक्शन। नीचे वाले आपके क्या होते हैं, ये रेरिफेक्शन पॉइंट होते हैं, तो इनको हमने बोला है R1 और इनको हमने बोला है R2। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। और लैम्डा का यूनिट अगर आप जानना चाहेंगे वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, ये एक डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो डिस्टेंस का यूनिट जनरली क्या होता है, ऐसा यूनिट डिस्टेंस का होता है मीटर। ये क्या शो कर रहा है, ये डिस्टेंस शो कर रहा है, दो कंप्रेशन और दो रेरिफिकेशन के बीच में कितनी दूरी है ये उसको शो कर रहा है। तो डिस्टेंस का यूनिट यहाँ पे फॉलो होगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है आपका, मीटर होता है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। व्हेन अ साउंड इज प्रोपेगेटेड थ्रू अ मीडियम, द डेंसिटी और प्रेशर ऑफ द मीडियम द डेंसिटी और प्रेशर ऑफ द मीडियम ऑक्सीलेट्स बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू। अब क्या होता है, जब साउंड प्रोपेगेट करती है कहीं पे किसी मीडियम में, तो उस मीडियम की डेंसिटी और उस मीडियम का प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, हाई वैल्यू से लेकर लोअर वैल्यू तक जाता है, और ऑक्सीलेशन होता है उसमें, अपनी मैक्सिमम वैल्यू से अपनी मिनिमम वैल्यू पे फ्लक्चुएशन होता है। द चेंज इन डेंसिटी और प्रेशर फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड एज वन ऑक्सीलेशन। अब क्या होता है कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे था, फिर वो नीचे आया, अपनी मिनिमम वैल्यू पे आया, और दोबारा फिर वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, तो ये क्या हुआ, एक ऑक्सीलेशन कहलाता है। द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू एंड अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड एज वन ऑक्सीलेशन। तो एक ऑक्सीलेशन क्या होता है, एक ऑक्सीलेशन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू पे है, यहाँ से अपनी मिनिमम वैल्यू पे आया और दोबारा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो गया। द फ्रीक्वेंसी इज द साउंड ऑफ अ साउंड वेव। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम बाय साउंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितने ऑक्सीलेशन उसने एक सेकंड में करे, पर यूनिट टाइम में कितने ऑक्सीलेशन उसने किए, वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ऑक्सीलेशन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताता हूँ ऑक्सीलेशन क्या होता है। मान लेते हैं आपकी ये मीन वैल्यू है, साउंड वेव अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है, उसके बाद अपनी मिनिमम वैल्यू पे गई और फिर दोबारा लौट के आ गई अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, तो इसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक ऑक्सीलेशन। तो ये ऑक्सीलेशन हो गया। अब ऐसे कितने ऑक्सीलेशन वो पर यूनिट टाइम में करती, मान लेते हैं एक सेकंड में वो कितने ऑक्सीलेशन कर रही है, तो ये उसकी क्या होती है, यही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। Alternately, the frequency of the sound wave is the number of compression or the rarefaction crossing the particular section per second। और दूसरे तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कंप्रेशन, कितने कंप्रेशन और कितने रेरिफैक्शन है जो क्रॉस कर रहे हैं एक सेकंड में, एक सेक्शन को एक सेकंड में कितने रेरिफैक्शन और कितने कंप्रेशन क्रॉस करते हैं, उसको भी हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द फ्रीक्वेंसी इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल न्यू। सिंबल होता है न्यू, वी जैसे आप बनाते हैं तो इसको हल्का सा कर्व कर देंगे तो इसको बोलते हैं न्यू, ये ऐसे बनता है आपका, तो ये सिंबल होता है न्यू, तो ये न्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। आप वी बनाएंगे और हल्का सा ऊपर से कर्व कर देंगे तो ये कहलाता है न्यू, तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स, याद रखिएगा। 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने ऑक्सीलेशन कर रही है तो वो बताएगा हर्ट्स। तो एक हर्ट्स जो होता है वो बताता है कि फ्रीक्वेंसी अगर किसी साउंड की 1 हर्ट्स है तो इसका मतलब वो एक सेकेंड में एक ऑक्सीलेशन कर रही है। ऑक्सीलेशन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, एक साइकिल कंप्लीट कर रही है वो एक सेकेंड में, अपने मैक्सिमम पॉइंट से जाती है मिनिमम पे और फिर दोबारा मैक्सिमम पे आ रही, पूरा साइकिल कंप्लीट कर रही है एक सेकेंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 हर्ट्स होगी। उस साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 हर्ट्स है। टाइम पीरियड क्या होता है, अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन, द टाइम टेकन बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंजिक्यूटिव रेरिफेक्शन क्रॉसिंग अ पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। अब क्या होता है, कितना टाइम लग रहा है एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक जाने में, दो कंप्रेशन के बीच में कितना टाइम लगा साउंड वेव को ट्रैवल होने में, वो क्या कहलाता है, उसका टाइम पीरियड कहलाता है। अल्टरनेटली द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इन डेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। और इसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम वेव को लगा वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। बेसिकली आप उसको कह सकते हैं वो टाइम पीरियड कहलाता है।
एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच पहुंचने में दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उसको भी टाइम पीरियड बोलते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऑक्सीलेशन पूरा कंप्लीट करने, मतलब अपने मैक्सिमम पॉइंट से वो मिनिमम पॉइंट पे गई, फिर उसके बाद फिर मैक्सिमम पॉइंट पे गई। बेसिकली हुआ तो वही ना, अगर देखा जाए तो साउंड वेव अपने कंप्रेशन से कंप्रेशन तक पहुंची। साउंड वेव ऐसे ट्रैवल कर रही थी मैक्सिमम से फिर मैक्सिमम पे। आपने ये मिड पॉइंट है आपकी, और ये आपकी साउंड वेव ट्रैवल कर रही है। तो अब ये उसका मैक्सिमम पॉइंट था, ये उसका मैक्सिमम पॉइंट है, और ये एक और मैक्सिमम पॉइंट है, दो मैक्सिमम पॉइंट है। एक मैक्सिमम पॉइंट से दूसरे मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लिया वो कहलाता है टाइम पीरियड। और इसी को हम लोग साइकिल भी बोलते हैं कि एक मैक्सिमम पॉइंट से वो अपने मिनिमम पॉइंट पे गई, फिर घूम के वापस मैक्सिमम पॉइंट पे आ गई। तो ये इसका टाइम पीरियड होता है। तो ये सेकेंड्स में इसका जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा, आपका सेकेंड होगा। आई होप सो आपको टाइम पीरियड समझ में आ गया होगा। रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है। इफ टी बी द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, देन एज पर द डेफिनेशन द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड इन वन टाइम वन। अब डेफिनेशन तो यही कहती है ना कि अगर टी टाइम पीरियड है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो जा रहा है, तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, इसने कितने ऑक्सीलेशन करे होंगे एक टाइम पीरियड में, एक ही ऑक्सीलेशन तो हुआ। अपने मैक्सिमम पॉइंट से अपने दूसरे मैक्सिमम पॉइंट पे जा रही, तो क्या हुआ, ये एक साइकिल हुआ। और इसी साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। अब क्या है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन टू कंप्लीट इन वन यूनिट टाइम। अब एक, ये तो टाइम पूरा टाइम पीरियड है ना, मान लेते हैं ये कुछ भी, ये टी है, टी टाइम में इतना ट्रैवल कर रही है, तो एक सिंगल यूनिट टाइम में कितना ट्रैवल करेगा, तो 1/t हो जाएगा। तो ये सिंगल यूनिट टाइम में ट्रैवल करेगा। टी टाइम में कितने ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं। तो एक सिंगल टाइम में यूनिट टाइम जिसका मतलब है, तो उसमें कितने ऑक्सीलेशन होंगे, 1/t ऑक्सीलेशन होंगे। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बट द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में जितने ऑक्सीलेशन वेव करेगी उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हम लोग 1/t को न्यू भी बोल सकते हैं, और 1/t को जब न्यू बोल सकते हैं तो उसको, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, t इज इक्वल टू 1/न्यू। तो दोनों क्या होंगे, ये एक रिलेशन फॉर्म होता है यहाँ पे, न्यू इज इक्वल टू 1/t। अगर टाइम पीरियड कहीं पे दिया हुआ है आपको, और आपको उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, 1/t कर देंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तो 1/न्यू करेंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो एक रिलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेशन हमको मिला। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल। तो याद रखिएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। वेव स्पीड क्या होती है, वेव स्पीड भी देख लेते हैं। द वेव स्पीड ऑफ द साउंड वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन, इज द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन द वेव सच एज द कंप्रेशन रिफ्लेक्शन ट्रेवल पर यूनिट टाइम। स्पीड का फॉर्मूला आप सबको पता होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो बेसिकली इसमें भी यही लॉजिक लग रहा है। कंप्रेशन और रेफ्रिक्शन के बीच में जितना डिस्टेंस वो चलेगी एक यूनिट टाइम है, वो उसकी स्पीड कहलाती है, यानी उसको बोलते हैं हम लोग वेव स्पीड। अल्टरनेटली द स्पीड ऑफ द साउंड इन द गिवन मीडियम इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस थ्रू विच द साउंड वेव ट्रैवल इन दैट मीडियम इन दैट यूनिट टाइम। अल्टरनेटली इसको क्या कह सकते हैं कि स्पीड क्या होती है, स्पीड बेसिकली क्या होती है, जितना डिस्टेंस उसने चला किसी मीडियम के अंदर एक यूनिट टाइम में, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस चला, यही उसकी क्या कहलाती है, वेव स्पीड कहलाएगी। तो एसआई यूनिट क्या होगा वेव स्पीड का, मीटर पर सेकेंड। आपने स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया जाता है बेसिकली वो डिस्टेंस क्या होता है, एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे कंप्रेशन के बीच में साउंड को चलने में कितना कितना उसने डिस्टेंस लिया। तो ये क्या होता है, लैम्डा होता है ना बेसिकली, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसको लैम्डा बोलते हैं। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आता है, तो वो रिलेशन भी देख लेते हैं हम लोग क्या निकल के आता है। अगर रिलेशन आप देखें, रिलेशन बिटवीन द स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इन तीनों में एक रिलेशन निकल के आ रहा है सामने। क्या रिलेशन आ रहा है सामने, आपको पता है कि वेव स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा ना।
वेव जितना डिस्टेंस चलेगी और पर यूनिट टाइम में वही उसकी स्पीड होगी, क्योंकि डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल इन वन ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, लैम्डा। अब जैसे कि ये एक इसका ये पॉइंट हाई है, ये पॉइंट हाई है, तो यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये कितना किया, लैम्डा। तो लैम्डा डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। टाइम टेकन कितना हुआ, टाइम पीरियड तो टी है ना, टाइम पीरियड कितना लगता है एक यहाँ इस पॉइंट से जाने के लिए दूसरे पॉइंट के लिए, अभी हमने पढ़ा था, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये क्या हो गया, लैम्डा अपॉन टाइम हो गया। तो अब अगर लैम्डा को अलग कर दें हम और वन अपॉन टी को अलग कर दें, तो वन अपॉन टी होता है फ्रीक्वेंसी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये रिलेशन होता है, वन अपॉन टी को हम क्या कह सकते हैं, वन अपॉन टी को हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो वेव स्पीड क्या होती है, वेव स्पीड होती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं इसको दोबारा डिफाइन कर दूंगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है, समझने की कोशिश करिए बस, ज़रा सा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव अपॉन टाइम, ठीक है, तो मैंने कर दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा, उसी को तो बोलते हैं ना, जितना वो डिस्टेंस चले उसको बोलते हैं लैम्डा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन टाइम आ जाएगा, वेवलेंथ होती है लैम्डा, लैम्डा क्या होती है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ अपॉन टाइम। लेकिन अगर हम वेवलेंथ को अलग कर दें और वन अपॉन टी को अलग कर दें, तो वन अपॉन टी अभी हमने ऊपर पढ़ा वो क्या होता है, न्यू होता है ना, और न्यू किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को। तो वेवलेंथ, वेव स्पीड और वेवलेंथ में क्या फॉर्मूला बन के आया, वेव स्पीड क्या होती है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अब एक एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल को देख लेते हैं तो कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज 500 हर्ट्ज, साउंड की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम, अभी मैंने बताया अगर फ्रीक्वेंसी आपको पता है और आपको टाइम पीरियड निकालना होता है तो हमको क्या करना है, उसको उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल, जैसे उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू, वन अपॉन न्यू, तो वन अपॉन 500 करेंगे 0.02 सेकेंड आपकी वैल्यू आ गई। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इज 1.2 मीटर, इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर ऑन अ गिवन डे इज 340, साउंड की स्पीड आपको पता है और वेवलेंथ दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू पता है और आपको स्पीड पता है, तो हमको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला अभी हमने ऊपर देखा क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, स्पीड इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू आपको पता है, आपको वेवलेंथ पता है, लैम्डा आपको पता है, तो 1.2 आपको पता है, और आपको वेलोसिटी यानी स्पीड पता है 348, डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 290 हर्ट्ज आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको सारी वैल्यूज दी गई हैं, आपको उठा के जो फॉर्मूला यहाँ पे बन के आ रहे हैं इन फॉर्मूले में आपको बस वैल्यू रखनी है। जब इन फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे तो आपका सिंपल हो जाएगा, न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होते हैं इसके, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द टर्निंग फ्रॉग, आप देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है 512 हर्ट्ज, इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर, स्पीड भी दे रखी है, और अपने को क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। अपना फॉर्मूला क्या है, वेव स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, स्पीड पता है, दोनों की वैल्यू आप रखेंगे धीरे से, दोनों की वैल्यू रखी और यहाँ पे फॉर्मूले में कैप्ट किया, डिवाइड करा, तो कितनी आ रही है 0.672 मीटर या 67.2 सेंटीमीटर। तो ये आपका, आई होप सो आपको ये रिलेशन समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, हम आगे वीडियो में इसको और कवर करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें। अगर कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना समझ में आ रहा हो, तो आप हमको कमेंट करके बताएं, हम और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।